नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड की जो तैयारी है मैं आप सभी को लगातार करवाते हुए आ रहा हूं। और नई जो क्लास की टाइमिंग है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी 8 बज रहे हैं और 8 बजे डेली आपको यहाँ पर क्लास मिलेगा जीके का। इसके अलावा अभी 10 बजे जो है आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी और रात को 8 बजे जो है आपको हिंदी की क्लास अभी देखने को मिलेगी। और नीचे आपको ये 10 बजे वाली क्लास का लिंक दिया गया है, तो जैसे ही ये क्लास ख़त्म होती है उस पर क्लिक करके उसको रिमाइंडर ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को उसका नोटिफिकेशन जो है मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को। और आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकें कम से कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा। सभी लोग जवाब भी देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पहला पूछा गया है, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग का था। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए सर, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, हड़प्पा जो है ये आपकी एक कांस्य युगीन है। और अगर हम बात करते हैं इस सभ्यता के बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बनता है कि किस नदी के तट पर है। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों जो है आपकी रावी नदी के तट पर है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसकी जो जानकारी है या आप मान सकते हैं इसकी जो खोज है 1826 ईस्वी में हुई थी। और इसकी खोज जो है सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। अस्तो मा सद्गमय जो है आपका कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं अस्तो मा सद्गमय के बारे में तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, आपका ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब देंगे। आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसको दी जाती है। महाभारत को दिया जाता है, रामायण को दिया जाता है, गीता को दिया जाता है या वायु पुराण को। तो कुछ लोग के जवाब यहाँ पर देखिए सही आ रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा जो है रामायण को दिया जाता है। ठीक है, इसकी रचना किसने किया था। इसकी रचना वाल्मीकि ने किया था। और रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास जी ने किया था, जो कि इसका एक अनुवाद था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जातक जो है किसका ग्रंथ है। चलिए, जातक कथा के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा और आप सभी को बताना है जातक जो है किस धर्म का ग्रंथ था। जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत या बौद्ध। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जातक के बारे में तो जातक जो है दोस्तों आपका एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जितने भी लोग यहाँ पर बौद्ध जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 5 है। जवाब देखिए धीरे धीरे सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है सर, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो उन्होंने घनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे उनको पराजित किया था और बेसिकली मौर्य समाज की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता है वो किसने किया था, कौटिल्य ने किया था। आप सभी को पता है कि कौटिल्य कौन था, चाणक्य के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। और घनानंद से इन्होंने एक ये मान सकते हैं, घनानंद ने इनको अपने राज्य में एक बार एक बेइज्जती जैसा कुछ किया था, जिसकी वजह से कौटिल्य ने एक प्रतिज्ञा उठाई थी कि वो जो है उनके वंश को समाप्त कर देंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिए दोस्तों, जो चीनी यात्री फाहियान है वो बेसिकली आया था किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन था। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देते हुए चलेंगे। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, जो मुद्रा राक्षस है इस पुस्तक के लेखक कौन थे, विशाखा दत्त थे। कौन थे, विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जो आपका विजय स्तंभ है वो आपका कहाँ पर अवस्थित है।
चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो विजय स्तंभ की स्थापना आप सभी को होता है राणा कुंभा ने किया था, और इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसकी स्थापना मालवा विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। अब पूछा गया है ये कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन थे? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। बीजक के रचयिता कौन थे? चलिए सर, बीजक, तो भैया बीजक में आपका 3 आता है, साखी, सबद, रमैनी। ये 3 ग्रंथों का बेसिकली 3 भाग हैं, इसके मान सकते हैं। इनका एक 3 मिलकर के आपके बीजक बनते हो। बीजक की रचना किसने की थी? याद रखिएगा, कबीर दास ने किया था। तो यहाँ पर जितने भी लोग कबीर दास जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10, ध्यान से देखिएगा, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया याद रखिएगा, हल्दी घाटी की अगर हम बात करते हैं तो हल्दी घाटी का जो युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध है, वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था, और ये हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, दोनों अलग अलग है। तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली के लाल किले के बारे में तो याद रखिएगा, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है किसने कराया था? तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी? 12 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, रजिया सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये जो है मध्यकालीन प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी, और रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासिका थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देख सकते हैं आज यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिडवल हिस्ट्री से देखने को मिल रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम के नाम से मुग़ल सिंहासन पर कौन बैठा था? तो 1707 ईस्वी में तो भैया जहांगीर की मृत्यु हुई थी। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली याद रखिएगा, बहादुर मोहम्मद मुअज्जम से याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद मुअज्जम जो था बहादुर शाह फर्स्ट का नाम था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? फटाफट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो बेसिकली आपका कब हुआ था? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1936। याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन आपका 1936 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है आपका क्या था? इस नाम पे एक मूवी भी आ चुकी है, तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो भैया रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म जो है बनारस में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? प्रथम अध्यक्ष सभी को पता है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसकी स्थापना बम्बई में हुआ था। लेकिन कब हुआ था ये आपको जवाब देना है, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। ये किसकी उक्ति है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये जो है उक्ति किसकी है? तो ये जो युक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की युक्ति है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भैया जो जय हिंद है इसका नारा किसने दिया था? माफ़ कीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 18, 1 मिनट। चलिए 18 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया अगर हम बात करते हैं जय हिंद के बारे में, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। चलिए सर फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था। तो याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। कई बार ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आई होप इसका जवाब तो गलत होगा ही नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही बात है सर। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है गोपाल कृष्ण गोखले, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी। सॉरी, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर, क्रिप्स प्रस्ताव पर, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो भैया यहाँ पर भारत की संविधान सभा का जो गठन है कब हुआ था, पहले ये जवाब दो आप लोग, उसके बाद हम लोग बताएंगे कौन सी योजना के तहत हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा है इसका गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1946 जुलाई 1946 में हुआ था। और इसका जो गठन है वो बेसिकली कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, इसके आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं आपके कौन थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया 22 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए दोस्तों, 22 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, चलिए अभी आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल विदल विरोधी कानून से संबंधित थी। चलिए सर, संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनमें से कौन सी ऐसी अनुसूची थी जो कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी। चलिए सर, तो दल बदल विरोधी जो कानून है ये आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1995 में, उसमें जोड़ा गया था। और यहाँ पर अनुसूची की बात करते हैं तो यहाँ पर 10वीं अनुसूची हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने शायद आपको परसों ही करवाया था। तो वित्तीय आपात की बात हो रही है और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करेगा। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं अनुच्छेद 360, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो है बेसिकली अनुच्छेद 280, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्तीय आयोग का गठन करता है। ठीक है, प्रत्येक 5 साल पर एक वित्तीय आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। बताइए सर, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, जो अपना त्यागपत्र है, रेजिग्नेशन लेटर है, वो बेसिकली उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति, बताइए उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार किस स्थिति में बेसिकली संभालेगा। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, जी हाँ, इस कंडीशन में भी जो है संभाल सकता है। बीमार रहेगा तब भी जो है उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभाल सकता है। और अपने कार्य करने में अक्षम हो तो इस कंडीशन में भी जो राष्ट्रपति का कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। यानी कि जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, उपयुक्त सभी मामलों में वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात हो रही है सर, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक हिंट देता हूं कि जो लोकसभा के सदस्य बनने की एज होती है वही एज होती है भारत के प्रधानमंत्री बनने की। तो आप बताइए, मैंने लोकसभा का सदस्य आपको हिंट दे दिया है, तो भैया लोकसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम एज होती है वो 25 साल होती है। यानी कि अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के लिए 30 साल होता है, लोकसभा के लिए 25 साल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछा गया है। ठीक है सर, तो यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, डॉक्टर जान मथाई। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं डॉक्टर जान मथाई, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। तो भैया संविधान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी को होता है कि आपने अभी तक उप प्रधानमंत्री के बारे में कभी सुना है, नहीं सुना है ना। तो उप प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है वो अपने संविधान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वैसे अगर हम बात करते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में, तो उप प्रधानमंत्री भले ही हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, बट लेकिन अभी तक 7 बार जो है उप प्रधानमंत्री के पद का जो गठन है वो हो चुका है। और जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस अर्थशास्त्र की देन है। बताइए किस अर्थशास्त्री की देन है, आपको ये होना चाहिए था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसके जनक कौन है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके जनक महबूब उल हक को माना जाता है, जो कि एक पाकिस्तानी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में अगर देखा जाए तो उड़ीसा राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो गरीबों का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी, काफ़ी लोग यहाँ पर बिहार जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बंद अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है। इससे आप लोग क्या समझते हैं, इसके जस्ट बाद तो नहीं, बट 10 बजे से जो है रीजनिंग की क्लास होगी, नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, 33 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो 33 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, आयात निर्यात जहाँ पर भैया बंद होता है उसी को बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है आपका कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो आपका वही बैंक है जहाँ पर आप लोग खाता नहीं खुलवा सकते हो। चलो अभी हिंट दे दिया, अब जवाब देते हुए चलोगे तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया है, और इसके अलावा आपके जो भी सुझाव हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली आप लोग किस स्टेट से हो, ये एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।